मेरे एक प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं जो इस बार के मंत्री भी 2 बार रह चुके, एक बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप उनसे पूछिए उनके कार्यकाल में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया अधिवक्ताओं के लिए कार्यकाल में, अधिवक्ताओं की प्रगति के लिए अधिवक्ता हित में क्या किया। सज्जन और खड़े हैं जो चकबंदी पालन करते हैं, उनसे पूछिए आपका क्या विचार है, क्या चाहते हैं आप। ऐसे न्याय मिलता है? कीचड़ लगा हुआ, पूरा पानी लगा हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया में कैसे आप सहयोग करेंगे। जिस तरह किसी मंदिर में जाने के लिए आपको स्वच्छ मंदिर होना चाहिए, वेशभूषा आपकी होनी चाहिए पूजा के समय, चप्पल, उसी प्रकार यह न्याय का मंदिर है। इसकी पवित्रता को हर दशा में कायम रखना प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है। उसमें पीठासीन अधिकारी भी हैं, हम भी हैं। पूर्व में जो पीठाधिकारी हुए थे अध्यक्ष पद के, यह जानते थे कि कलेक्ट्रेट का नक्शा बन रहा, ये मौन रह गए, ये अपने नाम पट्टिका लगवाने में शांत रह गए। इन्होंने कभी माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव नहीं रखा कि अधिवक्ता के उजड़ेंगे वहां से तो कहां बैठेंगे। आज वह समस्या सबके सामने खड़ी हुई है। सस्ती लोकप्रियता में अधिवक्ताओं की छत की गई, आज अधिवक्ता मजबूर हो गया वहां से उजड़ने के लिए। इस बार का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में कलेक्ट्रेट का नया प्रांगण बन रहा है। अधिवक्ताओं की दशा हो गई, वो शिविरों में रह रहे हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी है ताकि अधिवक्ताओं को अपने बैठने के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। यह मेरा पहला प्रयास है। दूसरा मेरा है कि राजस्व न्यायालय को स्वतंत्र किया जाए, सरकार के चंगुल से इसको निकाला जाए। अभी देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के लिए 3 साल का अनुभव घोषित किया है। यह निर्णय आ चुका है 3 साल का अनुभव होना चाहिए न्यायिक अधिकारी। तो राजस्व न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों ने क्यों नहीं ऐसा? राजस्व न्यायालय कम से कम राजस्व न्यायालय में जो न्यायिक अधिकारी के एडीएम जुडिशियल, एसडीएम जुडिशियल, तहसीलदार जुडिशियल, इस प्रकार की जो भी पद हैं वह कम से कम विधि स्नातक होना चाहिए। ये चकबंदी अधिकारियों के न्यायालय जो गोपलापुर में थे, रुस्तमपुर में थे, दीवान बाजार में थे, इनको प्रयास करके मैं कलेक्ट्रेट मुख्यालय में लाया ताकि अधिवक्ताओं के लिए कार्य मिले और अधिवक्ताओं को कार्य मिला। आज मातृशक्ति भी बढ़ती जा रही है, महिला अधिवक्ता भी आ रही हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट प्रांगण में उनके लिए अलग से कोई प्रसाधन नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है। कुछ उसका सर्वप्रथम प्राथमिकता के स्तर पर यह कार्य करना पड़ेगा कि महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से उनके बैठने की व्यवस्था की जाए, जहां वो चाय पानी पी सकें, उनके टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। यह अति आवश्यक है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज राजस्व न्यायालयों में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बढ़ रही है, कोई पद्धत प्रक्रिया नहीं है, सभी लोग निरंकुश हो चुके हैं। आप हैरान हो जाएंगे जो स्थिति बनी हुई है। नामांतरण प्रक्रिया दुर्लभ हो गई है, लाख शासन के आदेश के बावजूद यह कार्य नहीं हो पा रहा। मेरा दृढ़ निश्चय है कि अगर मुझे मेरे अधिवक्ता साथियों ने अध्यक्ष पद पर बैठाया तो मैं इसमें सुधार करके रहूंगा, प्रत्येक दशा में इसमें सुधार करके रहूंगा। यह संकल्प मेरे अधिवक्ता बंधुओं को लेना है, विकल्प के रूप में मैं तैयार हूं। सर, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले बार के? नहीं, इसके पहले मैं मंत्री का चुनाव 1998 में जी, और एक बार 2002 या 2003 में लड़ा था और दोनों बार मंत्री रहा। 1998 में जब मैं पहली बार मंत्री बना तो उस समय अधिवक्ताओं का एक कोई हाल, अपना बड़ा सा हाल नहीं था जहां अधिवक्ता बैठ के कोई मीटिंग कर सके। इस आवश्यकता को मैंने महसूस किया और कार्यकारिणी के सहयोग से तत्कालीन जिलाधिकारी अरुण सिंघल और सांसद से योगी आदित्यनाथ जी महाराज और श्री प्रताप शुक्ल जी के सहयोग से एक बड़ा सा हाल बना जमीन लेकर के, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि सरकारी जमीन पर यह हाल बना, जो आज सबके लिए कार्य आ रहा है। अधिवक्ताओं में बैठ के मीटिंग करते हैं। इसी प्रकार रजिस्ट्री दफ्तर दीवानी न्यायालय में था, यहाँ काम बहुत कम हो गया था। दौड़ धूप करके मैंने अपने प्रयास से रजिस्ट्री दफ्तर लाया, जो रजिस्ट्री दफ्तर आज कलेक्ट्रेट प्रांगण में है और सारे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं कार्य करके। ये उपभोक्ता फोरम चारूचंदपुरी में कार्य करता था, उसको प्रयास करके मैंने बगल में लाया, जो स्काउट कुटीर के पास खुल गया। ये चकबंदी अधिकारियों के न्यायालय जो गोपलापुर में थे, रुस्तमपुर में थे, दीवान बाजार में थे, इनको प्रयास करके मैं कलेक्ट्रेट मुख्यालय में लाया ताकि अधिवक्ताओं के लिए कार्य मिले और अधिवक्ताओं को कार्य मिला। उस समय अर्बन सीलिंग एक्ट लागू था। अर्बन सीलिंग एक्ट का ऑफिस बक्सीपुर में था, जहां जाने आने में काफी परेशानी होती थी। उसको प्रयास करके मैं गोरखपुर मुख्यालय में लाया, जो एसएसपी ऑफिस सामने आज भी वो कार्यालय है। वर्तमान में अर्बन सीलिंग समाप्त हो चुका है, किसी उस कार्यालय पर चिंता नहीं है।
नहीं, तब समय में उसकी प्रासंगिकता बहुत थी, क्योंकि हर चीज में आपको अर्बन सीलिंग से नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता था। बाध्यकारी अधिवक्ता दोनों परेशान होते थे, लिहाजा उस कठिनाई को मैंने महसूस किया और वह कार्यालय भी यहाँ स्थापित हुआ। ये मेरे कार्यालय की और विकास की, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के विकास की जो मूल धारा है उसी समय रखी गई विकास की तत्कालीन अध्यक्ष अंबिका सिंह के नेतृत्व में, और एक अमिताभ त्रिपाठी हमारे संयुक्त मंत्री थे जिनका सहयोग था इसमें पूरा। इस बार का मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है सर? इस बार का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में कलेक्ट्रेट का नया प्रांगण बन रहा है। अधिवक्ताओं की दशा हो गई, वो शिविरों में रह रहे हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी है ताकि अधिवक्ताओं को अपने बैठने के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। यह मेरा पहला प्रयास है। दूसरा मेरा है कि राजस्व न्यायालय को स्वतंत्र किया जाए, सरकार के चंगुल से इसको निकाला जाए। अभी देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के लिए 3 साल का अनुभव घोषित किया है। यह निर्णय आ चुका है 3 साल का अनुभव होना चाहिए न्यायिक अधिकारी। तो राजस्व न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों ने क्यों नहीं ऐसा? राजस्व न्यायालय कम से कम राजस्व न्यायालय में जो न्यायिक अधिकारी के एडीएम जुडिशियल, एसडीएम जुडिशियल, तहसीलदार जुडिशियल, इस प्रकार की जो भी पद हैं वह कम से कम विधि स्नातक होना चाहिए। दूसरा मेरा उद्देश्य है, जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता सीधे न्यायाधीश होता है, उसी प्रकार राजस्व न्यायालय के बड़े बड़े अधिवक्ताओं का अनुभव सरकार को मिल सकता है। उनको राजस्व परिषद में सदस्य के रूप में नामित किया जाए। एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल जो होते हैं उनको भी अधिवक्ताओं से नियुक्ति की जाए, जिससे कम से कम राजस्व न्याय शुद्ध रूप से चले। क्योंकि कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और पूरी आत्मा भारत की गांव में बसती है। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद कृषि संपत्ति के संबंध में उन अधिकारियों के हाथ में दे दिया गया है जिनको ला का कोई ज्ञान नहीं है। और ये हमारे चकबंदी के अधिकारी, आप बताइए, स्वत का वाद घोषित करते हैं, स्वत का वाद निर्णित करते हैं। एसडीएम स्वत का वाद निर्णित करता है जो लॉ ग्रेजुएट नहीं होता है। यही सब रजिस्ट्रार के लिए सरकार ने बनाया है कि उसको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सब रजिस्ट्रार के लिए। तो क्यों न जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए कार्य कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में यहाँ भी यह तय किया जाए कि कम से कम ये लॉ ग्रेजुएट हो और 3 साल का यह भी अनुभव रखें, ताकि ये कम से कम जुडिशियल सर्विस करने लायक रहे और सही न्याय मिल सके। आज राजस्व न्यायालयों में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बढ़ रही है, कोई पद्धत प्रक्रिया नहीं है, सभी लोग निरंकुश हो चुके हैं। आप हैरान हो जाएंगे जो स्थिति बनी हुई है। नामांतरण प्रक्रिया दुर्लभ हो गई है। लाख शासन के आदेश के बावजूद यह कार्य नहीं हो पा रहा। मेरा दृढ़ निश्चय है कि अगर मुझे मेरे अधिवक्ता साथियों ने अध्यक्ष पद पर बैठाया तो मैं इसमें सुधार करके रहूंगा, प्रत्येक दशा में इसमें सुधार करके रहूंगा। यह संकल्प मेरे अधिवक्ता बंधुओं को लेना है, विकल्प के रूप में मैं तैयार हूँ अपने अधिवक्ताओं के सामने अध्यक्ष के रूप में। ये तो सर रही सर आपकी बात। इसके अलावा जो और भी लोग हैं जो इस पद के लिए खड़े हो रहे हैं, उन्होंने क्या रणनीति अपनाई है इस बार? देखिए, मेरे एक प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं जो इस बार के मंत्री भी 2 बार रह चुके, एक बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप उनसे पूछिए उनके कार्यकाल में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया अधिवक्ताओं के लिए कार्यकाल में, अधिवक्ताओं की प्रगति के लिए, अधिवक्ता हित में क्या किया। आपको याद होगा 98 में कारगिल भी हुआ था। कारगिल में सामाजिक सरोकार के तहत कार्यकारिणी ने सहयोग किया था और तत्कालीन जिलाधिकारी राजन शुक्ला ने कहा था, इससे यह प्रशासन कृतज्ञ उत्तर प्रदेश का पहला जिला अधिवक्ता एसोसिएशन है जिससे कारगिल में सहयोग किया है। आप उनसे पूछे उन्होंने क्या किया। वो एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं। एक सज्जन और खड़े हैं जो चकबंदी पालन करते हैं, उनसे पूछिए आपका क्या विचार है, क्या चाहते हैं आप। कोई उनका उद्देश्य नहीं है। आप देखिए पूरी कचहरी टूट गई है, अधिवक्ता दाएं बाएं देखिए लोग जुड़े बुजुड़े कैसे रह रहे हैं। ऐसे न्याय मिलता है? कीचड़ लगा हुआ, पूरा पानी लगा हुआ है। न्यायिक प्रक्रिया में कैसे आप सहयोग करेंगे, कैसे जाएंगे आप? तो ये सुधार की आवश्यकता है ना। कम से कम जिस तरह किसी मंदिर में जाने के लिए आपको स्वच्छ मंदिर होना चाहिए, वेशभूषा आपकी होनी चाहिए पूजा के समय, चप्पल, उसी प्रकार ये न्याय का मंदिर है। इसकी पवित्रता को हर दशा में कायम रखना प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है। उसमें पीठासीन अधिकारी भी हैं, हम भी हैं, जो अपनी बात ठीक से रख सकता है, अपनी समस्याओं को ठीक सरकार के सामने रख सकता है। पूर्व में जो पीठा अधिकारी हुए थे अध्यक्ष पद के, यह जानते थे कि कलेक्ट्रेट का नक्शा बन रहा, ये मौन रह गए। ये अपने नाम पटका लगवाने में शांत रह गए। इन्होंने कभी माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव नहीं रखा कि अधिवक्ता के उजड़ेंगे वहां से तो कहाँ बैठेंगे। आज वो समस्या सबके सामने खड़ी हुई है।
सस्ती लोकप्रियता में अधिवक्ताओं की छत की गई। आज अधिवक्ता मजबूर हो गया वहां से उजड़ने के लिए। जो हमारे युवा अधिवक्ता हैं उनके लिए आपका क्या? युवा अधिवक्ताओं के लिए मेरी प्रथम प्राथमिकता है कि जब शुरू में वो आते हैं तो कम से कम उनको एक ऑनरेरियम स्टाइपेंड दिया जाए, उसके लिए सरकार से प्रयास करना और दिलाया जाए। सामाजिक कल्याण के तहत हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सब लोगों को दे रही है। युवा अधिवक्ता क्यों वंचित रहेंगे इस चीज से? उनका भी हक है, उनको भी सरकार को देना चाहिए। उनकी समस्याओं को सरकार से अवगत कराऊंगा, प्रत्येक दशा में उन्हें स्टाइपेंड दिलाने का व्यवस्था करूंगा। यह मेरा उद्देश्य है, यह मेरी कह सकते हैं आप एक प्रतिज्ञा है, जिसके लिए मैं पूरा प्रयासरत रहूंगा। इसी के साथ देखिए, आज मातृशक्ति भी बढ़ती जा रही है, महिला अधिवक्ता भी आ रही है, लेकिन कलेक्ट्रेट प्रांगण में उनके लिए अलग से कोई प्रसाधन नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है, कुछ उसका सर्वप्रथम प्राथमिकता के स्तर पर यह कार्य करना पड़ेगा कि महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से उनके बैठने की व्यवस्था की जाए, जहां वो चाय पानी पी सकें, उनके टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। यह अति आवश्यक है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और मुझे आशा है कि वर्तमान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो इसी माननीय मुख्यमंत्री गोरखपुर जनपद के रहने वाले हैं, जिनके सहयोग से हाल मेरे ही कार्यकाल में बना था, उनके आशीर्वाद से हम पूरा सफल होंगे। उनके आशीर्वाद से और उनका सहयोग हमें प्राप्त होगा। सर, अभी आपने कहा कि अधिवक्ताओं की जो डायरेक्ट नियुक्ति की जानी चाहिए, तो इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है आपका वो क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य है कि जो भी कानून का ज्ञान स्नातक होता है, कानून का भिज्ञ होता है, उससे अपेक्षा की जाती है कानून के अनुशासन में रह के उसकी परीक्षा के तहत वो न्याय देगा, निर्णय नहीं देगा। आज निर्णय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, कम से कम राजस्व न्यायालय में। दूसरी बात यह है कि आप देखें, न्यायपालिका में कोई मिनिस्ट्रियल स्टाफ का कर्मचारी प्रमोशन पाके मुंसफ नहीं होता है, सीधे नियुक्ति मुंसफ की होती है। लेकिन मेरे राजस्व न्यायालय में एक राजस्व निरीक्षक भी नायब तहसीलदार बनकर और न्यायिक कार्य करता है। यह दुर्भाग्य है राजस्व न्यायालयों का, राजस्व न्यायालय का दुर्भाग्य। इतना ही नहीं है, वो IAS एसोसिएशन जो सरकार के रीढ़ की हड्डी है, उसने भी एक अपना एसोसिएशन बनाया था, महसूस किया एसोसिएशन बनना चाहिए। उन्होंने महाभ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित किया था, लेकिन देखिए सरकार कितनी उपेक्षित न्यायिक प्रक्रिया राजस्व न्यायालय की है कि जितने महाभ्रष्ट चिन्हित किए गए उनको सरकार ने राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया। प्राचीन काल में इसीलिए न्याय व्यवस्था राजा के हाथ में रहती थी। राजा वेतनभोगी नहीं हुआ करता था, वो न्याय करता था। न्याय की पवित्रता शुद्धता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता अपरिहार्य है। वो भी भारत ऐसे देश में जो कृषि प्रधान देश है, कृषि भूमियों में इनको जो अधिकार दिए गए हैं, जब तक विधा स्नातक नहीं होंगे न्याय नहीं हो सकता किसी व्यक्ति के पक्ष में। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की सर्किट कोर्ट गोरखपुर एक राजस्व मंडल उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। इस यहाँ सर्किट कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि राजस्व के बाद कार्यों को लखनऊ और प्रयागराज का चक्कर न लगाना पड़े, उनको सस्ता और सुलभ न्याय गोरखपुर में ही प्राप्त हो जाए। दूसरी चीज यह है कि हमारे राजस्व न्यायालयों में जुडिशियल हायरार्की नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप, जो व्यक्ति एडिशनल कमिश्नर होकर के माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश का परीक्षण करता है, वह बाद में ADM बना दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति से क्या न्याय की अपेक्षा करेंगे? लिहाजा प्रत्येक दशा में जुडिशियल हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को सही न्याय मिल सके। हमारे यहाँ क्या है, एडिशनल कमिश्नर आज कोई है, कल ADM FR बना दिया जा रहा है। इससे जुडिशियल हायरार्की नहीं। कभी आपने सुना है जिला जज को ADJ बना दिया गया, मुंशी बना दिया गया, वो ऊपर ही जाएगा। हमारे यहाँ जुडिशियल हायरार्की तक नहीं, अपीलेट कोर्ट, डिविजनल कोर्ट के क्या माने मतलब होते हैं। लिहाजा न्यायिक पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए जुडिशियल हायरार्की भी राजस्व न्यायालयों का एक प्रमुख अंग है। और सम्मानित शंभुनाथ न्यायमूर्ति ने आज से लगभग 20 साल पहले न्यायिक निर्णय में कहा था कि प्रत्येक दशा में स्वतंत्र राजस्व न्यायालय की स्थापना की जाए, लेकिन आने वाली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि स्वतंत्र राजस्व न्यायालय जब ही स्थापित हो जाएगा, ये सोर्स लगाने की प्रक्रिया तुरंत समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक दशा में राजस्व न्यायालयों को सरकार के चंगुल से स्वतंत्र करना। आप बताइए कहाँ का न्याय है, कहाँ का नैसर्गिक न्याय है? उत्तर प्रदेश सरकार पक्ष होती है, यहाँ के स्वतंत्र के बादों में पक्ष होती है, और सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी उसका फैसला दे रहा है। उससे अपेक्षा आप करेंगे? यह न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत कहता है, जो संविधान का अंग है, नहीं कहता है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत कहता है जिसमें आप पक्ष हैं, आप नहीं निर्णय देंगे, नहीं न्याय करेंगे।
यहाँ तो हर पक्ष में वह पक्ष है सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, और वही अधिकारी उनके द्वारा निर्णय दे रहा है, उससे क्या अपेक्षा करेंगे। इससे निर्णय हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। निर्णय तोड़ता है, न्याय जोड़ता है। प्रयास यह करना पड़ेगा कि न्याय हो कम से कम बात करने के साथ। एक बार सर अपना नाम बता दीजिएगा। गजेंद्र त्रिपाठी, अध्यक्ष पद का मैं प्रत्याशी हूँ। आज अधिवक्ता सबको देख रहा है। अधिवक्ताओं का चयन करना है कि बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में कौन सुयोग्य अधिवक्ता होगा जो अध्यक्ष पद को सुशोभित कर सकता है।